हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर के बारे में। इसके पहले हमने कायरल सेंटर के बारे में डिस्कस किया है कि यदि किसी कार्बन का चारों वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, मतलब यदि कोई कार्बन चार अलग अलग एटम्स या ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वैसे कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे या उसको कायरल सेंटर बोल सकते हैं। अब एक नया टर्म यहाँ है स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे इस मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करेंगे लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड में जो कार्बन है ना यह एक कायरल कार्बन है क्योंकि इसका चारों वैलेंसी जो है चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ COH है, H है, OH है, CH3 है, चार अलग अलग ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। अब यदि इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें RS करके तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इस ग्रुप को मानेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो रोटेशन देखें 1 से 2 और 2 से 3, S फोर्थ नंबर वाला ग्रुप डॉटेड लाइन से है, तो जैसा होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें से कोई दो ग्रुप को एक्सचेंज कर देते हैं, कोई भी दो ग्रुप, चाहे ये दोनों ग्रुप हो सकता है, चाहे ये दोनों ग्रुप हो सकता है, चाहे ये दोनों हो सकता है, ऐसे करके इस बार हम लोग ये दोनों को एक्सचेंज करते हैं। ऐसा CH3 and COOH are mutually exchanged। इस ग्रुप कैसा अरेंज हो जाएगा इसका, यहां पे चला आएगा CH3, यहां हो जाएगा COOH और HOH का अरेंजमेंट वैसे ही रहेगा, OH और ये जाएगा H। अब यदि इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें कि 1 2 3 4, तो अब इसमें ऐसा रोटेशन होगा 1 से 2, 2 से 3, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है तो R लैक्टिक एसिड। तो हमने यहाँ क्या किया कि जो कायरल सेंटर था, इस कायरल सेंटर के दो ग्रुप को म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिए। तो म्यूचुअली एक्सचेंज करने के बाद एक नया स्टीरियो आइसोमर मिल गया। तो यदि किसी कायरल सेंटर के दो ग्रुप को म्यूचुअली एक्सचेंज करने के बाद एक नया स्टीरियो आइसोमर मिले तो वैसे ही कायरल सेंटर को हम लोग बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर, मतलब वैसा सेंटर जिसमें दो ग्रुप को एक्सचेंज करे तो एक नया स्टीरियो आइसोमर मिले, तो वैसे सेंटर को हम लोग बोलेंगे स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर में थोड़ा सा बेसिक अंतर यही है, कहने का मतलब कि जितने भी कायरल सेंटर्स हैं ऑल आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आल्सो, लेकिन जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं वे सभी कायरल सेंटर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब सारे कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं लेकिन सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं हो सकते। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब हमने क्या बताया कि यदि कायरल सेंटर का कोई भी दो ग्रुप को म्यूचुअली एक्सचेंज किया जाए या फिर कोई थर्ड ग्रुप से भी एक्सचेंज किया जाए तो नया स्टीरियो आइसोमर मिले, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर। एक कंपाउंड यहां हमने लिख करके रखा है ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। जब स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर का कैलकुलेशन बता रहे थे वहां इस कंपाउंड को कंसीडर किए थे लोग, तो इसमें से देखें तो ई हो गया कायरल सेंटर, ई भी हो गया कायरल सेंटर, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 ऐसा। तो इसमें से 2 और 4 कायरल सेंटर है क्योंकि इस कार्बन का एक वैलेंसी OH, एक H, इधर COOH और ये चौथा पूरा वैसे ही भी। लेकिन यदि इसका बात करें इस कार्बन का, तो एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ E पूरा ग्रुप और एक तरफ E पूरा ग्रुप, तो E दोनों ग्रुप तो एकदम आइडेंटिकल हो गया ऐसा। तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि इसके ग्रुप को एक्सचेंज किया जाए या फिर E दोनों में से किसी एक को हटा करके तीसरा ग्रुप ले आया जाए तो इसमें अलग अलग स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, इसलिए इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। मतलब इसी में से दो ग्रुप को एक्सचेंज करें या फिर इस ग्रुप को हटा करके कोई तीसरा ग्रुप ले आए या फिर इस ग्रुप को हटा करके भी वही तीसरा ग्रुप ले आए, तो दोनों केस में अलग अलग स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। मतलब यहाँ जो है कार्बन नंबर 2 3 और 4 ये तीनों कहलाएगा स्टीरियो सेंटर्स।
लेकिन यदि कायरल सेंटर बोला जाए तो C2 और C4 हुआ कायरल सेंटर। तो जितना कायरल सेंटर है वो सब स्टीरियो सेंटर भी है, लेकिन जितना स्टीरियो सेंटर है वह कायरल सेंटर नहीं है। जैसे C3 स्टीरियो सेंटर है लेकिन इसको कायरल सेंटर हम लोग नहीं बोलेंगे। यही इसमें बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम लोग आगे बात करें रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन कहने का मतलब कि ओरिजिनल सेम, और इन्वर्जन कहने का मतलब हुआ उल्टा, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट। तो सपोज कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में। ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट बदल रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। अब मान लें कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है, R मतलब R फॉर्म, जो इधर हम लोग अभी RS लिखे उसमें, तो प्रोडक्ट का भी R फॉर्म आ है ऐसा। या फिर यदि रिएक्टेंट S फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी S फॉर्म में है, इस तरह से। तो जैसा एलिमेंट रिएक्टेंट का वैसा ही प्रोडक्ट का, यहां भी जैसा एलिमेंट रिएक्टेंट का वैसा ही प्रोडक्ट का। तो बोलेंगे कि इस रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब अरेंजमेंट सेम है, जैसा रिएक्टेंट का वैसा प्रोडक्ट का। लेकिन यदि कोई रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा हो और रिएक्टेंट का R है लेकिन प्रोडक्ट S कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, या फिर रिएक्टेंट S है और प्रोडक्ट R कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो यहाँ एलिमेंट उल्टा हो गया कि रिएक्टेंट R में था प्रोडक्ट S में आ गया, वैसे रिएक्टेंट S में था तो प्रोडक्ट R में आ गया, मतलब उल्टा अरेंजमेंट हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ इस रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो कायरल कार्बन पे, तो ऐसे रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। और यदि रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अरेंजमेंट कायरल कार्बन के पास, वह रिएक्टेंट के तुलना में अपोजिट हो जाए, तो बोलेंगे वहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ये जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था वाल्डेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। वाल्डेन, इसलिए इसको लोग वाल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आता है कहीं कि वाल्डेन इन्वर्जन क्या है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको जो है कंसीडर करेंगे। अब ये हम लोग जानेंगे कब या कैसे जानेंगे कि रिएक्शन में रिटेंशन होगा या रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, ये बात हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो सपोज मान लें कि यह कोई रिएक्टेंट है, यहां इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज कायरल सेंटर ऐसा। अब इसमें क्या कंडीशन है कि ये जो कायरल सेंटर है उसका ये वाला बॉन्ड होगा, और ई बॉन्ड जो है डायरेक्ट कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यदि यहां वाला बॉन्ड टूटे ऐसा, मतलब वह बॉन्ड जो डायरेक्ट कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यदि वह बॉन्ड ब्रेक करे तो इस रिएक्शन में हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिक्स्ड है हमेशा। कि यदि वह बॉन्ड टूटे जो कायरल सेंटर से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में रिएक्शन में हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन यदि हम लोग इस बॉन्ड को तोड़े, इस बॉन्ड को कहने का मतलब कि कायरल सेंटर का बॉन्ड को, तो इस केस में दोनों बात हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है ऐसा। तो क्या बताया हमने कि यदि कायरल सेंटर के बॉन्ड को डायरेक्ट ब्रेक किया जाए तो उस केस में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है और रिएक्शन कंडीशन पे निर्भर करता है। लेकिन यदि कायरल सेंटर का बॉन्ड ना तोड़ करके बगल वाला बॉन्ड को तोड़ा जाए तो उस रिएक्शन में हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, मतलब जो एलिमेंट यहां प्रोडक्ट का आएगा वही एलिमेंट ये रिएक्टेंट का रहेगा। ऐसे हम लोग पता करते हैं। तो यहां जो इन्वर्जन हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन ऐसा। एक रिएक्शन से इसको जो है हम लोग समझते हैं। सपोज
C2H5 या फिर इसको ऐसा दिखा दें, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, ये हो जाएगा कायरल सेंटर। इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसा इस ग्रुप के अरेंजमेंट को ऐसे जानते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है हम लोग डॉटेड से जोड़े और इसको ऑर्डिनरी लाइन से जानते हैं। इस तरह 2 क्लोरो ब्यूटेन यह जो है इसमें कायरल सेंटर। यदि इस कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन करवाएं, सपोज कोई रिएजेंट से या कोई न्यूक्लियोफाइल से इसका रिएक्शन करो, न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस ले सकते हैं हम लोग, ऐसा इस तरह से OH माइनस ले सकते हैं। तो OH माइनस के पास यहाँ जो है दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ एक कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर में जो है दो तरीके से अटैक कर सकता है। पहला तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर दे, मतलब ये ऐसा हो जाए, इस CH3 C2H5 H और यहाँ आ जाए प्लस, ये बॉन्ड जो है टूट करके Cl माइनस बाहर हो ऐसा। अब यहाँ ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है ना CH3 C2H5H और इस पर प्लस, तो अब जो है यहाँ अटैक करेगा OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ऐसा। अब चूंकि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करना है इस कार्बन पॉजिटिव पे, और ये जो कार्बन पॉजिटिव यहाँ कार्बोकेटायन है वो प्लानर फॉर्म है इस तरह से। तो प्लानर करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कार्बोकेटायन इस तरह से प्लेन में है, इधर से OH माइनस को अटैक करना है, दोनों तरफ कर सकता है। OH माइनस ऐसे भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है इस तरह से। मतलब OH माइनस का मतलब अटैक हम लोग दिखलाएंगे तो इसको ऐसे दिखाया जा सकता है कि ऐसे ऊपर से भी अटैक करेगा और ऐसे यहाँ नीचे से भी अटैक करेगा। तो दो दो तरह का अटैक पॉसिबल है, इसलिए यहाँ दो दो प्रोडक्ट बनेगा CH3C C2H5H OH प्लस C। एक ऐसा भी बन सकता है CH3 C2H5H इस तरह से। तो यदि इसमें हम लोग इसका नंबरिंग करके लिखें, जैसे यहाँ ग्रुप का अटैचमेंट है कि E जो है सो बोल्ड लाइन से था, E डॉटेड लाइन से। सेम चीज यहाँ करें हम लोग, डॉटेड लाइन इस तरह से। अब कॉन्फ़िगरेशन को देखें, यदि इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ऐसा 1 से 2, 2 से 3 R क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ 1 2 3 4 ऐसा R फॉर्म हो गया। इसमें देखें 1 2 3 4 ऐसा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गया S। तो यहाँ रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है, प्रोडक्ट में भी यहाँ R आ गए, दोनों सेम, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसके साथ यदि कंपेयर करें दूसरा प्रोडक्ट जो बना है, इस केस में S, यहाँ R है, इसका क्या गया S, उल्टा हो गया, इसलिए बोलेंगे कि इसके साथ इसका हो रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमने बताया था कि यदि कायरल सेंटर का बॉन्ड डायरेक्ट टूटे तो इस केस में दोनों बात हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। तो यहाँ ये दोनों बात हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी। और जब ये दोनों बात एक साथ हो तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे का एंटीमर है, और जब दो एंटीमर एक साथ मिल जाए तो रेसिमिक मिक्स
फ्रिक्शन का आता है। इसे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। तो यह था रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन वहां आएगा। तो इसको जो है तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि कब रिटेंशन हो सकता है, कब इन्वर्जन हो सकता है। और यहाँ जो इन्वर्जन वाला बात है ना, इसी को हम बोल रहे हैं बार-बार कि वाल्डेन इन्वर्जन उसको बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुआ रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जो हमने देखा रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और स्टीरियो सेंटर, तो इतना डिस्कशन के बाद जो आइसोमेरिज्म चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वह पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का। अब इसको डिस्कस करने के लिए कुछ बेसिक टर्म है इसमें, जैसे एरो नोटेशंस इन केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप का जो है एरो आता है। तो कौन सा एरो का क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो है रिएक्शन एरो, ऐसा स्ट्रेट एरो आता है। तो रिएक्शन एरो जो है वह बतलाएगा रिएक्शन को, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट में होगा उसको। जैसे कोई रिएक्शन सपोज हम लोग लिखें H2+O2 से H2, ऐसा। तो यह रिएक्शन एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि H2 और O2 आपस में कंबाइन करके H2O बनाया, तो ये दोनों कहलाएगा रिएक्टेंट और यह कहलाएगा प्रोडक्ट। यह सिंपल सा रिएक्शन एरो हुआ। वैसे ये होता है फुल हेडेड कर्व एरो, इस तरह से पूरा हेड वाला कर्व एरो, ऐसे कर्व टाइप में दिखाया जाता है। तो यह एरो बतलाता है माइग्रेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा सपोज कोई रिएक्शन है ऐसा HCl, इस तरह से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का। अब इस बॉन्ड को यदि तोड़ना और मान लें कि ऐसा एरो दिया हुआ है इस तरह से, ऐसा फुल हेडेड कर्व है, तो यह क्या बता रहा है कि बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, या दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, क्लोरीन की तरफ। ऐसा H+Cl, और ये बॉन्ड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए प्लस, इसके पास बढ़ गया इसलिए माइनस। तो ये जो फुल हेडेड एरो है वह बतलाता है 2 इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को। फिर है हाफ हेडेड एरो, कर्व एरो, या फिर इसको हम बोलते हैं फिश हुक एरो। इस तरह से इसको दिखाया जाता है हाफ हेडेड कर्व एरो। फिश हुक एरो बोला जाता है क्योंकि जो मछली पकड़ने वाला होता है, जिसको हम लोग बंसी बोलते हैं, वो भी ऐसा ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिश हुक एरो। तो जैसे फुल हेडेड कर्व एरो बतलाया 2 इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को, वैसे ही हाफ हेडेड कर्व एरो बताता है माइग्रेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे इसी बॉन्ड की बात करें कि HCl है, बॉन्ड में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो यदि ऐसा एरो दिया हुआ हो, ऐसा और इधर भी ऐसा, तो हाफ हेडेड एरो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आएगा, इस तरह से ऐसा। तो फुल हेडेड कर्व एरो रहा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करना है, और हाफ हेडेड कर्व एरो रहा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेट करना है। अब है डबल हेडेड एरो, या इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एरो। डबल हेडेड मतलब दोनों तरफ इसका हेड है। तो रेजोनेंस एरो कहने का मतलब कि जब रेजोनेंस हम लोग बनाते हैं, आगे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कि जैसे बेंजीन है इस तरह से, और फिर जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाते हैं, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा जो एरो दिया हुआ है रेजोनेंस एरो, ऐसा, इसका मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर को इसमें बदल सकते हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर फिर वापस इसमें बदल सकता है। ऐसा कि यदि इस बॉन्ड को हम लोग यहां कर दें इस तरह से, इस बॉन्ड को यहां कर दें, इसको यहां कर दें और इसको यहां कर दें, तो इसमें बदल जाएगा ऐसा। और फिर यदि इसमें उल्टा कर दें कि इसको यहां और यहां, तो फिर वापस इसमें बदल जाएगा। तो यह जो डबल हेडेड एरो है, जिसको हम लोग रेजोनेंस एरो भी बोलते हैं,
तो यह दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए दिया जाता है, जो इंडिकेट करता है कि यह दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब दोनों एक दूसरे को हम लोग बदल सकते हैं। इक्विलिब्रियम एरो या रिवर्सिबल एरो भी इसको बोलते हैं हम लोग। जैसे कोई रिएक्शन हम लोग लिखें A प्लस बी से बन रहा हो C प्लस डी, इस तरह से, तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि यदि A प्लस बी मिल करके C प्लस डी बना रहा है, तो फिर उल्टा भी हो सकता है कि C प्लस डी मिल करके A प्लस बी भी बनाएगा। मतलब इस केस में जो है ना दो रिएक्शन अकर होता है, पहला कि A प्लस बी मिल करके बनाया C प्लस डी, और दूसरा कि C प्लस डी फिर से बना दिया A प्लस बी। तो स्टार्टिंग में देखें तो A प्लस बी रिएक्टेंट, C प्लस डी प्रोडक्ट। अब यहां क्या हुआ कि वही प्रोडक्ट फिर से बना दिया रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसा। और वापस जब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब कि जो इक्विलिब्रियम एरो होता है या रिवर्सिबल एरो, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दो रिएक्शन को एक साथ दिखाया जाता है। यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वापस प्रोडक्ट भी किसमें कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में। रिवर्सिबल एक दूसरे में जो है इंटर कन्वर्ट होगा। इस केस में जो है कभी कभार अलग अलग टाइप का एरो दिखाया जाता है। जैसे A प्लस बी से जो है ऐसा रहेगा C प्लस डी, इस सिचुएशन कि ऊपर वाला एरो बड़ा है, नीचे वाला एरो छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस बी मिल करके C प्लस डी बनाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसके तुलना में कि C प्लस डी मिल करके A प्लस बी बनावे। ये एरो छोटा, मतलब इधर रिएक्शन कम होगा, इस तरफ रिएक्शन ज्यादा होगा। या यही वाला एरो ऐसे हो सकता है, ऐसा, इस तरह से। इस बार फॉरवर्ड एरो जो है छोटा हो गया, बैकवर्ड वाला बड़ा। इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम प्रोसीड होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड होगा। इस तरह से तो एरो का जो है अलग अलग मतलब होता है। अगला है रेट्रोसिंथेटिक एरो। इस तरह से इसको दिखाया जाता है कि रेट्रोसिंथेटिक एरो क्या बताता है। तो अभी जैसे रिएक्शन हम बताए कि H2 प्लस O2 मिल करके बनाया H2O, मतलब रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाया, प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि H2O H2 प्लस O2। तो यहाँ जो रेट्रोसिंथेटिक एरो दिए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि H2O मिल करके बना है किससे, H2 और O2 से। कहने का मतलब कि यहाँ रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड। इसमें उल्टा होता है, प्रोडक्ट रहता है लेफ्ट साइड और रिएक्टेंट रहता है राइट साइड। ये रेट्रोसिंथेटिक एरो, रेट्रोसिंथेटिक एरो उल्टा बताता है कि H2O और फिर रेट्रोसिंथेटिक एरो है H2 और O2। इसका मतलब हुआ कि H2O बनेगा H2 और O2 से मिल करके। कर्ली एरो, तो कर्ली एरो जो है जनरली बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जैसे A यहाँ एरो और यहाँ B, और यहाँ ऐसे दिया हुआ है H लिखा हुआ है, या फिर इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा ऐसे। तो ये जो कर्ली एरो रहता है ना, ये बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, किस रिएक्शन में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, तब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ये कर्ली एरो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बताता है। डैश्ड एरो, डैश्ड एरो मतलब ऐसा डैश डैश करके दिया हुआ रहेगा, तो यह क्या बताता है। तो जैसे कोई रिएक्शन हम लिखे, सपोज कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां ऐसा एरो दिया हुआ है एस्टर। तो ये डैश एरो का मतलब होता है रिएक्शन कंडीशन को बताना कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिल करके एस्टर बनाया, तो ठीक है, रिएक्शन कंडीशन क्या रहेगा, मतलब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, इसमें कैटलिस्ट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, इस टाइप का बात बताता है डैश एरो। तो डैश एरो दिया हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क कि यहाँ क्या होना चाहिए, रिएक्शन कंडीशन कोई बताएगी। तो यहाँ जैसे एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो हम लोग ऐसा जो लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ बता देंगे H+। तो डैश एरो का मतलब क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हुआ रिएक्शन कंडीशन को बताना कि रिएक्शन किस कंडीशन में होगा। और एक लास्ट है इसमें ब्रोकन एरो, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, या फिर एरो दिखा करके इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ब्रोकन एरो जो है इसको क्या बताता है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे
कि ए बदल रहा हो बी और यहाँ ऐसे किया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन डज नॉट अकर। ऐसे सिंपल एरो दिया हुआ मतलब रिएक्शन हो रहा है, ऐसे क्रॉस किया हुआ इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। यही वो ब्रोकन एरो जो बताता है कि यह रिएक्शन या फिर यह कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टोटल जो है 9 प्रकार के एरोज का इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में। चैप्टर पढ़ेंगे तो अचानक से कहीं वैसा एरो आ जाएगा, कहीं ऐसा फुल हेडेड एरो आ जाएगा, कहीं हाफ हेडेड आ जाएगा। तो इस एरो का मतलब समझना होगा कि एरो क्या बताता है। ये जो 9 टाइप का एरो हमने बताया इसको आप लोग जो है ढंग से देखो, समझो और ऐसे ही जो प्रैक्टिस करो ताकि चैप्टर पढ़ने में आगे कोई परेशानी ना हो। तो ये हम लोग शुरुआत कर दिए मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का, इसको आगे जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक आपको आइसोलेशन को जो है ढंग से करो। धन्यवाद।